हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन इकोनॉमिक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर, आज का हमारा टॉपिक रहेगा तृतीय क्षेत्रीय, जो कि जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सर्विस सेक्टर। उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले आर्थिक समीक्षा 2022-23 की। देखते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23। स्वतंत्रता के समय सेवा का जीडीपी में जो अंश था वो 30% से भी कम था। अगले 30 वर्षों में ये धीरे धीरे इसमें वृद्धि हुई और 1880 में इसमें 40% तक ये हो गया। नव स्वतंत्र भारत क्या है, नव स्वतंत्र राष्ट्र भारत कृषि प्रधान था और स्वाभाविक ही था कि कृषि का जीडीपी अंश अधिकतम हो। यहीं पर जो ये है, ये 1950 में 50% से अधिक था, किंतु उसके बाद से इस क्षेत्र का अंश निरंतर कम होता रहा, घटते हुए घटते घटते ये 2019 में कितना रह गया, तो ये 2019 में जो है मात्र कितना रह गया, मात्र जो है 16% या 16% मात्र रह गया। इसी अवधि में उद्योगों का अंश कितना हो गया, 1950 के लगभग 15% से बढ़कर 2019 में कितना हो गया, ये 30% हो गया। तो यहाँ पर जो ये कृषि का था तो ये लगातार घट गया और जो ये उद्योगों का था तो ये लगातार बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते 2019 में लगभग ये 30% हो गया। इस समय सेवा क्षेत्र का अंश इन तीनों क्षेत्रों से जो है सर्वाधिक है। सेवा क्षेत्र जो है सर्विस सेक्टर, तो इसका इन तीनों क्षेत्रों से सर्वाधिक है। वर्ष 2022-23 जो कि द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार जीबीए में कितना है, तो 50% से ऊपर है। वहीं वर्ष 1950 में कृषि क्षेत्र सर्वोच्च स्थान पर था, वहीं वहाँ आज सेवा क्षेत्र प्रतिष्ठित हो गया है। जो 1950 में क्या था, 1950 में जो था तो इसमें जो कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर है ये सर्वोच्च स्थान पर था, लेकिन आज जो है, आज वो सर्विस सेक्टर क्या है, सर्वोच्च स्थान पर है। किंतु केवल जीडीपी अंश में दिखाई दे रहा, रोजगार में ही नहीं, कृषि में स्वतंत्रता प्राप्ति के जो है 70+ रोजगार था, जो कि घटकर 2019 में कितना रह गया है, ये मात्र 43% रह गया है। जबकि सेवा क्षेत्र का कितना, ये 15% से बढ़कर कितना 32% हो गया है रोजगार। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सेवा क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2022 में तेजी से वापसी की है। विगत वर्ष के जो है 7.8% के संकुचन की तुलना में वर्ष दर वर्ष क्या है, 8.4% की दर से बढ़ रहा है। सेवा क्षेत्रों के बैंक ऋण में अक्टूबर 2021 से वृद्धि हुई। इसका कारण यह था कि टीकाकरण कवरेज में सुधार हुआ और सेवा क्षेत्र में भी रिकवरी हुई थी। नवंबर 2022 में सेवा क्षेत्र के ऋण में वर्ष दर वर्ष आधार पर कितना 21.3% की वृद्धि हुई, जो कि विगत वर्ष नवंबर 2021 में हुई 3.3% की वृद्धि की तुलना में कितनी 46 महीनों में दूसरी सबसे अधिक वृद्धि थी। ये 46 महीनों में ये जो थी तो ये दूसरी सबसे अधिक वृद्धि थी, जो कि 3.3% की थी। सेवा क्षेत्र में थोक और खुदरा व्यापार के ऋण में नवंबर 2022 में क्रमशः 10.2% और 21.9% की वृद्धि हुई, जो कि आर्थिक क्रियाकलाप की बढ़त को दर्शाता है। एनबीएफसी के ऋण में 32.9% की वृद्धि दर्ज की गई, क्योंकि बैंकों से ऋण लेने के लिए जो है एनबीएफसी ने के रुझान में वृद्धि देखी गई थी बैंकों से ऋण लेने के लिए। 2021 में शीर्ष 10 जो भारतवर्ष में 2021 में शीर्ष 10 सेवा निर्यातक देशों में शामिल होने के कारण क्या है, भारत 2021 में शीर्ष जो 10 सेवा निर्यातक देश थे इसमें शामिल हो गया था। इस कारण सेवा व्यापार एक महत्वपूर्ण देश है। सेवा व्यापार में जो है एक महत्वपूर्ण देश है भारत। भारत ने विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी वर्ष 2015 के 3% से बढ़ाकर 2021 में कितनी, 2021 में 4% कर दी है, जो कि 2015 में कितनी थी, 3% थी, वो 2021 में बढ़कर ये सेवाओं के निर्यात में, मतलब कि भारत जो है क्या अपनी वाणिज्यिक सेवाएं ज़्यादा प्रोवाइड करा पा रहा है। तो ये 2015 के 3% से बढ़कर 2021 में 4% कर लिया इसको भारत ने विश्व में। देखते हैं नेक्स्ट।
वहीं अप्रैल 2022 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि में 20.4% की तुलना में सेवा निर्यात में 27.7% की वृद्धि दर्ज करने के साथ साथ शेयर में और वृद्धि होने की जो है संभावनाएं व्यक्त की गई। अब बात करेंगे यहाँ पर सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की। जो ये अंकटाड एक संस्था है, अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 द्वारा अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र की सूची में भारत को वर्ष 2021 में शीर्ष 20 मेजबान देशों में से 7वें सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। वित्त वर्ष 2022 में भारत को सेवा क्षेत्र में 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की FDI इक्विटी प्रवाह सहित जो है 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उच्चतम FDI इनफ्लो प्राप्त हुई है। किसको? भारत को। वहीं पर विभिन्न उद्योगों की बात करें तो वहीं पर विभिन्न उद्योगों में निवेश उदारीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने स्वतः मार्ग ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से सभी सेवाओं और बुनियादी ढांचा प्रदाताओं सहित दूर संचार सेवाओं में 100% विदेशी भागीदारी की अनुमति दी है। बीमा कंपनियों में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा जो है 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है, जो कि 49% से बढ़ाकर कितनी 74% कर दी गई है। अब भारत अगले दशक में वैश्विक बीमा उद्योग के विकास के मुख्य वाहकों में से एक होगा। भारतीय बीमा बाजार विश्व में 10वां सबसे बड़ा बाजार है। जो ये भारतीय बीमा बाजार है ये विश्व में 10वां सबसे बड़ा बाजार है और वर्ष 2032 तक जर्मनी, कनाडा, इटली और दक्षिण कोरिया से भी आगे निकलकर 6वां सबसे बड़ा बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। कौन? भारतीय बीमा बाजार 2032 तक। अब बात करेंगे पर्यटन और होटल उद्योग की। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन नवंबर 2022 की विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन ने जनवरी-सितंबर 2022 में बेहतर प्रदर्शन किया। वर्ष 2022 की शुरुआती 9 महीनों में ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन महामारी पूर्व पर्यटकों के आगमन का जो है 63% हो गया था। इससे इस क्षेत्र की रुकी हुई मांग भी पूरी हुई और विश्वास भी बढ़ा। रिकवरी की गति और भी मजबूत होती है। उन्नत देशों में मंद वैश्विक अनिश्चितता और जो है उच्च मुद्रा स्फीति नहीं होती। ये महामारी कोरोना की बात हो रही है, कोरोना के बाद की। पर्यटन उद्योग महामारी से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र था। जो पर्यटन था तो ये महामारी से प्रभावित होने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र था। वित्तीय वर्ष 2021 में विदेशी पर्यटकों के आगमन में काफ़ी गिरावट आई थी। कोरोना महामारी के समय जो है ये विदेशी पर्यटक थे, तो 2021 में इन विदेशी पर्यटकों के आगमन में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। वहीं पर जो है लॉकडाउन लगने के कारण पर्यटन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष नौकरियां चली गई थी और वित्तीय वर्ष 2020 की महामारी पूर्व अवधि की 34.8 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियों की तुलना में प्रथम तिमाही में जो है 14.5 मिलियन और दूसरी तिमाही में 5.2 मिलियन और तीसरी तिमाही में 1.8 मिलियन नौकरियां जो है खत्म हो गई थी पर्यटन क्षेत्र में। वहीं पर मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारत विश्व के शीर्ष जो 46 देशों में 10वें स्थान पर है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन और आतिथ्य उद्योग पर कोविड-19 महामारी द्वारा डाले गए प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर तथा भारत की चिकित्सा मूल्य मात्रा EMVT जो है 2022 तक जो है 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। अब बात करेंगे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए निम्नलिखित उपायों की। निधि, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री निधि। इसमें ये साथी ऐप जो है ये आतिथ्य उद्योगों के मूल्यांकन, जागरूकता और प्रशिक्षण प्रणाली की इसमें शुरुआत की गई। RCS योजना, इसमें 3 क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुगम बनाने प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़ान शुरू की गई। LGS CATS
इसमें क्या हुआ, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के माध्यम से प्रशासित कोविड प्रभावित पर्यटन क्षेत्र के लिए जो है ऋण गारंटी योजना थी ये। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए सरकार द्वारा पहली बार जो है 5 लाख टूरिस्ट वीज़ा की घोषणा की गई थी। यह योजना 31 मार्च 2022 तक या 5 लाख मुक्त वीज़ा जारी किए जाने तक थी, जो भी पहले हो लागू थी। यह लाभ प्रति पर्यटक को केवल एक बार ही उपलब्ध था। GLL के अनुसार 2022 के ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के अनुसार क्या था, भारत के रियल एस्टेट बाजार की पारदर्शिता वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सबसे बेहतर बाजारों में से एक है। इसके समग्र जो है ट्रांसपेरेंसी में स्कोर में वर्ष 2020 में 2.82 से जो है वर्ष 2022 में कितनी हो गई, बढ़कर 2.73 का इसमें सुधार हुआ, जो संस्थागत निवेश में वृद्धि और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट REIT ग्राहकों की बढ़ती संख्या का वाहक है। ये ITBPM राजस्व ने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान 15.5% की वृद्धि दर्ज की, जबकि यह वृद्धि वित्तीय वर्ष 2021 में 2.1% थी। इसमें सभी उप क्षेत्र दोहरे अंकों वाली राजस्व वृद्धि भी शामिल थी। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, UK को छोड़कर के साथ सभी जो है प्रमुख बाजारों में निर्यात में वृद्धि देखी गई और UK प्रमुख बाजार बना रहा। देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर जो है ये फाइनेंशियल ईयर 2022 के ITBPM निर्यात का भौगोलिक वितरण कुछ यहाँ इस प्रकार दिया गया है। तो ये हार्डवेयर को छोड़कर बात की गई है यहाँ पर, इसको समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसका रहा, सबसे ज़्यादा रहा है किसका, USA का कितना रहा, ये 62% रहा। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये इसको चार्ट की हेल्प से वित्त वर्ष 2022 में राजस्व का वितरण जो था, तो इसमें यहाँ पर जो है हार्डवेयर को भी शामिल किया गया है। इसमें यहाँ पर हार्डवेयर को भी शामिल किया गया। हार्डवेयर यहाँ पर कितना 8% रहा है। अब बात करते हैं किसकी, ई कॉमर्स की। वैन एंड कंपनी की नवीनतम रिपोर्ट हाउ इंडिया शॉप्स ऑनलाइन 2022 के अनुसार उभरती श्रेणियां जैसे कि फैशन, ग्रॉसरी, जनरल मर्चेंडाइज इत्यादि से भारत में ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा और ई कॉमर्स 2027 तक भारतीय बाजार के लगभग 2/3 हिस्से पर क्या करेगा, कब्जा कर लेगा ई कॉमर्स। वहीं पर वित्तीय वर्ष 2022 में कुल बाजार हिस्सेदारी में टियर सेकंड और टियर थर्ड शहरों के खरीदारों की हिस्सेदारी जो 61.3% से अधिक थी, जो कि वित्त वर्ष 2021 में ये कितनी थी, 2021 में 53.8% थी। वित्त वर्ष 2022 में टियर सेकंड और टियर थर्ड शहरों से ऑर्डर की मात्रा क्रमशः कितनी थी, 92.2% और 85.2% रही थी, जो कि टियर फर्स्ट शहरों की तुलना में लगभग कितनी थी, 2 गुनी थी। इसके विपरीत टियर फर्स्ट शहरों की ऑर्डर वॉल्यूम वृद्धि कितनी रही थी, ऑर्डर वॉल्यूम वृद्धि रही थी कितनी, 47.2% रही थी, जो कि तुलनात्मक रूप से कम है। अब बात करेंगे वर्ष 2027 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार की स्थिति की। यहाँ पर स्थिति के ग्राफ की हेल्प से देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की इनकी रही थी, जो कि ये 2022 का और 2027 में जो है कितना, इतना फैशन का कितना 25% से लेकर 30% तक का अनुमान लगाया गया है, जो अभी 2022 में कितना था, 2022 में जो है 20% से लेकर 25% तक था। और अन्य वस्तुएं जो हैं इनके भी बढ़ने का यहाँ पर 2027 तक ये इतने परसेंट जो है, इसको मोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक्स जो अन्य हैं ये 25 से लेकर 30% तक हो जाएंगे और अन्य जो है तो ये 100% से लेकर 15% तक हो जाएंगे। और मोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जो है ये 2022 में कितनी है, 2022 में ये 45% से लेकर कितनी 50% तक है। ग्रासरी और अन्य वस्तुएं जो हैं
तो ये यहाँ पर 30% से लेकर 35% हो जाएंगी, जो कि 2022 में 20% से लेकर 25% तक की हैं। देखते हैं नेक्स्ट, गवर्नमेंट ई जो मार्केट प्लेस ने भी क्या किया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू में जबरदस्त वृद्धि की और जीईएम ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 160% की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2022 में 1 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक खरीद ऑर्डर प्राप्त किए। जीईएम पर कुल कारोबार का कितना 57% उत्पाद एमएसएमई माध्यम इकाइयों के माध्यम से आया और इसमें महिला उद्यमियों ने जो है 6% से अधिक का योगदान दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। नेक्स्ट है डिजिटल वित्तीय सेवाएं। डिजिटल वित्तीय सेवाएं भारत में जो फिनटेक अंगीकरण की दर कितनी 87% रही, जो कि नवीनतम ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार 64% के वैश्विक औसत से काफ़ी अधिक है। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित देशों के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ पूरे देश के कोने कोने तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए शुरू की गई हैं। रिटेल सेगमेंट में पायलट, जैसे डिजिटल रूपी रिटेल के रूप में भी जाना जाता है, इसे 1 दिसंबर 2022 को सीमित संख्या में भागीदारी ग्राहकों और व्यापारियों के एक समूह के रूप में शुरू किया गया है। अकाउंटेंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क भारत की वित्तीय सेवाओं में बदलाव हुआ है। इसमें अकाउंटेंट एग्रीगेटर एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो ग्राहक से संबंधित वित्तीय जानकारी प्राप्त करने या एकत्र करने की सेवा प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है। ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना अकाउंटेंट एग्रीगेटर द्वारा ग्राहक की कोई भी वित्तीय जानकारी पुनर्प्राप्त, साझा या स्थानांतरित नहीं की जाती है। अकाउंट एग्रीगेटर किसी व्यक्ति के निर्देश और सहमति के आधार पर एक वित्तीय संस्थान से दूसरे संस्थान में क्या है, डेटा स्थानांतरित करता है। देखते हैं नेक्स्ट, ये 31 दिसंबर 2022 तक 27 वित्तीय संस्थान FIPS के रूप में चालू हो गए हैं, जिसमें सभी 12 PSBS और 10 निजी क्षेत्र के लघु बैंक 10 निजी क्षेत्र के बैंक और 1 लघु वित्त बैंक और 4 जीवन बीमा कंपनियां शामिल हैं। इसमें ये अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में 23 बैंकों के शामिल होने के साथ साथ 1.1 बिलियन से अधिक बैंक खातों पर AA पर डेटा साझा करने के पात्र हैं और 3.3 मिलियन उपयोगकर्ताओं ने अपने खातों को अकाउंट एग्रीगेटर ढांचे से जोड़ा है। इसमें 3.28 मिलियन उपयोगकर्ताओं ने सफलतापूर्वक अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से डेटा साझा किया हुआ है। आरबीआई ने 30 नवंबर 2022 को माल और सेवा कर नेटवर्क को FIP के रूप में अधिसूचित किया है, जो डिजिटल इनवॉइस वित्त पोषण को सक्षम करेगा और MSME क्षेत्र को बहुत आवश्यक क्रेडिट प्रदान करेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसे बनने वाले क्वेश्चंस की। देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में जो टर्सरी सेक्टर में सम्मिलित हैं, भारत में तृतीय क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? तो तृतीय क्षेत्र में जो सम्मिलित हैं व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक जो स्थावर संपदा है ये सम्मिलित है। बाकी यहाँ पर वानिकी और मत्स्य जो है ये किसमें, ये कृषि में, एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाएगी, ये इसमें सेवा क्षेत्र में नहीं आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र या सेवा उद्योग आता है, जिसमें व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक संपत्ति, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, पत्र पत्रिकाएं, मनोरंजन एवं विदेशी क्षेत्र आते हैं। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर एक नज़र जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर तीनों को। प्राइमरी सेक्टर में कृषि, वानिकी, मत्स्य उद्योग, खनन तथा उत्खनन को रखा गया है। सेकेंडरी में जो विनिर्माण क्षेत्र आता है, बिजली, गैस, जलापूर्ति तथा अन्य उपयोगी सेवाएं, और टर्सरी में जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं उनको तृतीय क्षेत्र में रखा गया है, जैसे व्यापार, होटल, परिवहन और संचार, वित्त पोषण, स्थावर संपदा, कारोबारी सेवाएं, लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं जो हैं इनको तृतीय क्षेत्र में रखा गया है। भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित हैं, तो सेवा क्षेत्र में जो है तो यहाँ पर तो
भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित हैं। सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है क्या? परिवहन और संचार। तृतीय क्षेत्र को ही कहते हैं क्या? सेवा क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? जो विपणन है यही तृतीय क्रियाकलाप है। निम्न में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो प्राइमरी सेक्टर में रखा गया है एग्रीकल्चर सेक्टर को, सेकेंडरी में विनिर्माण क्षेत्र को। परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आती हैं? ये आ जाएंगे, सेवा से संबंधित है तो आ जाएंगे तृतीय गतिविधियों में। ये सब इसको हम अभी देख चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है। सक्षम परियोजना का संबंध है नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से संबंधित है। आर्थिक मामलों में कैबिनेट समिति ने इस परियोजना को 28 सितंबर 2016 को अपनी स्वीकृत दी। परियोजना की अवधि 7 वर्ष है। यह परियोजना वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन में सहायक होगी। साथ ही यह योजना कस्टम विभाग के व्यापार के सुगमीकरण हेतु सिंगल विंडो इंटरफेस को विस्तारित भी करेगी। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ये है कौन सा? यही सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार क्या है? 2022-23 के अनुसार चालू कीमतों पर वर्ष 2022-23 में भारत के कुल जीवीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है 53.4% है, जबकि कृषि एवं संबंध क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी है? तो ये 18.3% और 28.3%। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2016-17 में थी। यहाँ पर ये देखते हैं, इसका हमको मतलब है करंट से। हमको 2016-17 का नहीं पूछा जाएगा तो करंट का पूछा जाएगा। राष्ट्रीय आय के हित में द्वितीय अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार चालू कीमतों पर वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र का भारत के सकल मूल्य वर्धन में योगदान कितना है? 53.4% है, याद रखिए। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है इन क्षेत्रों का जो है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के लिए स्थिर कीमतों 2000 और 2001 पर अंशदान का घटता हुआ क्रम बताना है। हम बात करेंगे यहाँ पर 2022-23 की। तो 2022-23 में कुछ इस प्रकार है। सबसे फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा कौन? सेवा क्षेत्र, जो कि कितना 53.4% रहा है, जिसमें ये व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण सभी संबंधित हैं। ये कितने हैं? 18.1%। और वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं जो हैं तो ये 21.4% है। मिलाकर सभी कितनी है? कुल है ये सेवा क्षेत्र कितना? 53.4%। इसमें जो ये 3 सम्मिलित हैं, यहाँ पर जो है ये तब मिलाकर 53% होंगी, 53.4% होंगी। ये लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं ये भी 13.9% जो है सम्मिलित है। तब कुल मिलाकर ये जो है 53.4% भी है सेवा क्षेत्र, और ये पहले शीर्ष पर है। उसके बाद आ जाता है उद्योग क्षेत्र, जो कि खनन एवं उत्खनन में 2.4% है। विनिर्माण क्षेत्र से 14.7% है। विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं से 3.0% है। और कुल मिलाकर कितना है? तो ये कुल मिलाकर 28.3% है। उसके बाद सबसे लास्ट में जो सबसे थर्ड नंबर पर है तो सबसे है कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र। ये जो है कितना है? मात्र 18.3% ही रह गए हैं, जो कभी जो है कितने शीर्ष पर हुआ करते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2006 से 2010 के मध्य निम्नांकित में से किस सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है? तो हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी? 2022-23 की। 2022-23 के अनुसार वर्ष में जो स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि दर रही है किसने? व्यापार, होटल, परिवहन तथा संचार एवं प्रशासन, जो प्रसारण संबंधी सभी सेवाएं अनुमानित
कितनी 14.2%। उसके बाद विद्युत गैस जलापूर्ति एवं उच्च जो उपयोगी सेवाएं हैं इसमें 9.2%, और तथा विनिर्माण क्षेत्र में रही है 9.1% स्थान रहा है। पूर्व में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वृद्धि दरें जीडीपी में व्यक्त की जाती थी, परंतु वर्तमान में इसे जो है ये ग्रॉस वैल्यू एडेड में व्यक्त किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट है किस क्षेत्र में किस वर्ग का भारतीय जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सा रहा था। ये रहा था व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार का 2006 में। यही बात 2022-23 की हम बात करते हैं तो 2022-23 में जो है जीवीए में विभिन्न सेवा क्षेत्रों का अनुमानित योगदान कितना रहा है। तो चालू कीमतों पर इस प्रकार व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रशासन, ये जो सभी प्रसारण संबंधी सेवाएं इसमें 18.1%, वित्तीय, बीमा, स्थावर संपदा व व्यवसायिक सेवाएं में 21.4% तथा लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं में रहा है कितना 13.9%। देखते हैं नेक्स्ट है निम्न में से किस क्षेत्र से भारत का सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो ये किससे प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है किससे, सेवा क्षेत्र से ही। इसको हम अभी देख चुके हैं। इसके एक्सप्लेन अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही जो है हाशमान है। तो ये क्या है, सबसे पहले सेवा आ जाएगा, फिर उसके बाद उद्योग, फिर कृषि क्षेत्र। देखते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को सर्वाधिक योगदान देता है। तो ये कौन देगा, यही देता है तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है। तो इसी का रहेगा सेवा क्षेत्र का ही। नेक्स्ट है घरेलू उत्पाद में जो सर्वाधिक अंशदान कौन करता है भारत में। तो यही सेवा क्षेत्र ही करता है या तृतीय क्षेत्र। भारत में सेवाओं का वर्ष 2012-13 में सकल घरेलू उत्पादन तथा सकल रोजगार में भागीदार क्रमशः लगभग थी। तो हम यहाँ पर बात करेंगे 2022-23 की। 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में सेवाओं का जीवीए में भागीदारी कितनी है। तो ये 53.4% है, जबकि आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार सेवाओं का सकल रोजगार में भागीदारी कितनी थी। तो ये मात्र 34% ही थी। वर्ष 2008-9 में निम्नलिखित में से किस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था। तो ये कहाँ पर था, दिल्ली में। हम बात करते हैं 2019-20 में, 2021-22 के अनुसार 2019-20 की। इसमें सेवा जीएसबीए में हिस्सेदारी के संदर्भ में चंडीगढ़ रहा है कितने 74% और दिल्ली रहा है 68.22% जो कि शीर्ष पर है, जबकि सिक्किम जो है कितने पर रहा है। तो ये 21.82% हिस्सेदारी के साथ सबसे नीचे रहा है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो है हम यहाँ पर बात करते हैं 2023 की। 28 फरवरी 2023 को जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के संदर्भ में चालू कीमतों पर जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 53.4% रहा, जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, देश की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17.5% है, जबकि प्रश्नकाल में यह कितनी थी, प्रश्नकाल में जो है मात्र 16% थी। देखते हैं नेक्स्ट है वर्ष 2001 से 12 तक अवधि में भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर का विश्व में क्या था। विश्व में जो था तब ये द्वितीय था। अब देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 2022-23 एवं 2021-22 तथा 2022-21 में क्रमशः 9.1% तथा 8.4% तथा 7.8% है।
नेक्स्ट है 1980 से भारत की सकल घरेलू उत्पाद की कुल राशि में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी थी। तो ये बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाई गई थी। हम बात करते हैं यहाँ पर करंट की। राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार चालू कीमतों पर जीवीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 में 53.4% रही है, जबकि वर्ष 2020-21 में 52.5%, वर्ष 2020-21 में कितनी रही है तो 52.4% ये अनुमानित है। नेक्स्ट है वर्ष 2001 से 5 के मध्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की वृद्धि दर निरंतर बढ़ी है। तो यही सर्विस सेक्टर की बढ़ी ही है, जो कि वर्तमान में भी सर्विस सेक्टर ही शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट है जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाओं का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है। ये क्या होता है, ये बढ़ता जाता है। 2022-23 के अनुसार जो है 22-23 के अनुसार चालू कीमतों पर 2020-21 एवं 22-23 में जीवीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी रही है। तो ये 52.4% तथा 52.5% तथा 53.4% अनुमानित है। देखते हैं नेक्स्ट। वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर में सेवा क्षेत्र का योगदान है। तो ये तब कितना था, ये 69.30% था। हम बात करते हैं करंट की। करंट में कितना है 2022-23 में, 2022-23 में कितना है, 2022-23 में जो है तो ये 53.4% है। देखते हैं नेक्स्ट है ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है। तो ये किसकी है, ये दूरसंचार की है, दूरसंचार की नियामक संस्था है। 20 फरवरी 1997 को 20 फरवरी जो है 1997 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, जिसमें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 कहा जाता था, जिसे ट्राई का मिशन है देश में दूरसंचार सेवाओं के विकास के लिए रीति और ऐसी गतिशील परिस्थितियां जो है सृजित और संपोषित करना, जो भारत को उभरते हुए वैश्विक सूचना समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाने के लिए समर्थ बना सके। इसका प्रमुख उद्देश्य उचित और पारदर्शी नीति व वातावरण प्रदान करना है, जो सभी के लिए समान अवसरों को प्रोत्साहित करे तथा क्या वो समुचित प्रतिस्पर्धा को आसान बना सके। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।